हे चैम्स, वेलकम बैक टू द सेकंड वीडियो ऑफ ऑर्गेनिक हेरिस्टिक्स सीरीज, जहां पे हम लोग एल्केन्स के जो हमने थ्योरी छोड़ दी थी उसको कंप्लीट करने वाले हैं। और साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एल्केन्स का, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पीवाईक्यू में, कंफर्मेशन, उसको भी कंप्लीट करेंगे। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है वो देखेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो बिना कोई देरी के वीडियो में आगे चलते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जितना शेयर कर सकते हो उतना मेरे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो इसको फैला दो कि ऐसी कोई सीरीज एग्जिस्ट करती है ताकि लोगों को हेल्प हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो यहाँ पे लिखी हुई है वो ये है, आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन आता है और कोई भी चीज नहीं आती है। ठीक है, अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन में हाइड्रोजन ऐड हो गया तो हाइड्रोकार्बन और फिर बचा नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन आता है। अगर कभी स्टेटमेंट आता है तो कंफ्यूज मत होना। दूसरा पॉइंट कि जो पेट्रोल डीजल वगैरह है वो पेट्रोलियम से निकलता है। किस प्रोसेस से निकलता है? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से निकलता है। ये तो आपको सबको पता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर वो पूछते हैं कि कोल गैस कोल से निकलता है किस प्रोसेस से, ऑप्शन में सब हो सकता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हो सकता है, ये सब हो सकता है। तो आपको याद रखना है कि जो कोल गैस है वो निकलता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के थ्रू। ठीक है, तीसरा पॉइंट कि नेचुरल गैस जो है, क्योंकि गैस है तो जब आप खुदाई करोगे तो सबसे ऊपर लेवल पे आपको नेचुरल गैस ही मिल जाता है। 3 पॉइंट हो गए, स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको दे सकते हैं। अच्छा, हाइड्रोकार्बन के यूज, एक यूज की तो हमने बात की थी कि वो फ्यूल की तरह यूज होता है। दूसरा यूज याद रखना है कि वो पॉलीमर्स के मैन्युफैक्चर में यूज होता है। पॉलीमर्स में पॉलीथीन वगैरह हो गया, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन वगैरह। और तीसरा पॉइंट कि ये सॉल्वेंट ऑफ पेंट्स या फिर डाई एंड ड्रग्स में भी यूज होते हैं। तो ये आप यूजर से याद रखो कि पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट में रहेंगे कि हाइड्रोकार्बन इज यूज फॉर सॉल्वेंट ऑफ पेंट। तो सही स्टेटमेंट है, कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आगे जाओगे तो आपको देखने को मिलता है कि एल्केन फैमिली का जो पहला मेंबर है मीथेन है। सबको पता है, बहुत बेसिक चीज। एल्केन्स के कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए कि ये नॉर्मल कंडीशन में इनर्ट रहते हैं, मतलब कि एसिड, बेसिस और रिएजेंट के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और इसी प्रॉपर्टी के कारण इनको क्या बोलते हैं? पैराफिन्स बोलते हैं। ठीक है, तो एल्केन्स आर नोन एज पैराफिन्स, एकदम सही स्टेटमेंट है। ठीक है, पैराफिन मतलब हो गया बहुत कम एफिनिटी रखने वाले लोग। अच्छा, आगे चलते हैं। इनका तो आपको जनरल फॉर्मूला पता है, CnH2n+2। ठीक है, तो ये आपको बहुत बेसिक चीज़ है, मैंने बता दी। उसके बाद अगर मैं मीथेन की बात करता हूँ तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है। केमिकल बॉन्डिंग की बात करें हम लोग, कैसे निकलता है नहीं बताएंगे। हाइब्रिडेशन sp3 है, ये फिर नहीं बताएंगे कैसे निकलता है। केमिकल बॉन्डिंग में पर क्यों? बॉन्ड एंगल कितना होता है? टेट्राहेड्रल में हमेशा बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का होता है, वही चीज़ है। अब देखो, बॉन्ड लेंथ की अगर मैं बात करूंगा तो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा होगा कार्बन हाइड्रोजन के बीच, ऑब्वियसली, क्योंकि कार्बन कार्बन में दोनों आइटम्स बड़े बड़े हैं तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। एक कार्बन हाइड्रोजन में एक छोटा आइटम है तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। अब यहाँ पे अगर मैं बॉन्ड की बात करूँ स्पेसिफिकली कि किस टाइप का बॉन्ड बन रहा है, तो आपको याद रखना है कि एक तो ये सिग्मा बॉन्ड है सारे के सारे मीथेन में, और किस किस के बीच है, कौन कौन से ऑर्बिटल के बीच में। तो आपको याद रखना है कि कार्बन यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज है और हाइड्रोजन में यहाँ पे s ऑर्बिटल है। तो जो यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है वो sp3 और s ऑर्बिटल के बीच सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत बेसिक चीज़ याद रखना। अब आते हैं आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। आइसोमेरिज्म में आपको याद रखना है कि अगर आपको दिया हुआ है मीथेन, इथेन या प्रोपेन और बोलते हैं कि इनके आइसोमर्स बना दो, तो आपको याद रखना है कि इनके कोई आइसोमर्स नहीं बनते, इनका एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ठीक है, आइसोमर्स कहाँ से बनना स्टार्ट होता है? आपका ब्यूटेन से बनना स्टार्ट होता है। बहुत बेसिक चीज़, बहुत ईजी चीज़ याद रखो, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। मतलब प्रोपेन तक कोई भी आइसोमर नहीं बनता है, उसके आगे से बनना स्टार्ट होता है। तो ये देखो यहाँ पे ब्यूटेन का 2 आइसोमर बना के दिखाया हुआ है, वैसे पेंटेन का 3 आइसोमर बना के दिखाया हुआ है। अब आपसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि पीवाईक्यू में ऐसा बहुत पहले क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको सीधे सीधे वो एल्केन दे देंगे और बोलेंगे कि इनके कितने चेन आइसोमर्स पॉसिबल है। तो आपको सीधे सीधे एनसीईआरटी में जितने थे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आपको इसको याद कर लेना है कि ब्यूटेन के लिए 2 पॉसिबल है, पेंटेन के लिए 3 पॉसिबल है, हेक्सेन के लिए 5 पॉसिबल है। याद कर लो, 10 तक के लिए दिए हुए हैं तो 10 तक के याद कर लो। अच्छा, तीसरा पॉइंट जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछे हैं, जो कि हाल फिलहाल में क्वेश्चन भी आया हुआ है, वो ये है कि आपको ये दे देंगे आइसोमर्स के नाम, अलग अलग कंपाउंड्स के नाम दे देंगे एल्केन्स के, किसी में ब्रांचिंग होगी किसी में नहीं होगी, और बोलेंगे कि बताओ इनको बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज कर दो। ठीक है, या फिर सॉल्युबिलिटी में अरेंज करो। सॉल्युबिलिटी वाला क्वेश्चन नहीं आया है, बॉइलिंग पॉइंट का आया है, तो बॉइलिंग पॉइंट ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहे हैं, इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है और उसके हिसाब से चाहते हैं कि आप समझ लो कि क्या हो रहा है। तो समझना ये है, बाकी इन्होंने आगे एक्सप्लेन भी किया है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर मास बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। मतलब कि अगर मैं हेक्सेन और पेंटेन में पूछूं तो हेक्सेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। सिमिलरली अगर मैं ब्रांचिंग से कंपेयर करूं कि अगर मेरे पास एक पेंटेन है और एक 2 मिथाइल ब्यूटेन है, दोनों में 5 ही कार्बन, तो मास तो सेम होगा, लेकिन बस है कि एक में ब्रांचिंग है। तो आपको याद रखना है कि जितना ज़्यादा ब्रांच बढ़ेगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट कम होते जाता है। इसका रीजन क्या है? AR अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, आगे बताऊंगा, लिखा हुआ है आगे। ठीक है, ये आपको दोनों पॉइंट ध्यान रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। अच्छा, सॉल्युबिलिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोकार्बन वैसे भी नॉन पोलर होता है, और जब हम लोग सॉल्युबिलिटी की बात करें तो हम लोग वाटर में डिसॉल्व करने की बात करें तो वाटर पोलर है। पोलर है तो हमें पता है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, तो पोलर को पोलर चाहिए। तो नॉन, अगर मास बढ़ेगा मतलब हाइड्रोकार्बन चेन बढ़ रहा है, मतलब नॉन पोलर पार्ट बढ़ रहा है, तो नॉन पोलर पार्ट बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कमते जाएगा, इसलिए मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इतना आपको यहाँ पे ध्यान। और क्या ध्यान रखना है आपको यहाँ पे? आपको ध्यान रखना है कि आइसोपेंटेन कैसा दिखता है, नियोपेंटेन कैसा दिखता है। ठीक है, ताकि आप अगर क्वेश्चन में आपको सीधे नाम लिख के दिया हुआ तो आप कंफ्यूज ना हो। फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन तो आपको पता है कैसे निकालना है, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। 4 डिग्री को नियो भी बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे वो चीज़ मैंने स्पेसिफाई कर दिया। 4 डिग्री में कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता क्योंकि 4 बॉन्ड उसके ऑलरेडी बन चुके होते हैं। अच्छा,
अगर एक हाइड्रोजन हम लोग हटा देते हैं तो एल्काइल ग्रुप बनता है, वही मैंने आप बताया हुआ है, ठीक है। तो एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला CnH2n+1 होता है, ठीक है, +2 नहीं होता है जो कि एल्केन का होता था। फिर एक ये क्वेश्चन है, इसको देख लेना, मेरी मानोगे तो मैं आपको डायरेक्टली बोलूंगा कि C5H11 के लिए जो OH अगर मैं उसमें लगाते जाता हूं तो उसके लिए कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, तो आप सीधे सीधे याद रखो कि 8 आइसोमर बन सकते हैं। डायरेक्टली अगर क्वेश्चन आया तो यही आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं तो इसमें आपको मैं चाहूंगा कि आप ये जो दोनों IUPAC हैं इन दोनों को ट्राई करो, और ये जो मैंने हाईलाइट किया इसको ध्यान से समझो कि अगर सेक है तो उसको हम लोग कभी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर करते समय कंसीडर नहीं करते, उसी का ये दोनों एग्जांपल है। लेकिन आइसोप्रोपाइल में हम लोग उसको कंप्लीट वर्ड पढ़ते हैं, आइसो को इग्नोर नहीं करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर अरेंज करने में ये इंपॉर्टेंट है, तो उसी का ये 2 एग्जाम्पल है, आपको यहाँ ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में हम लोग इस नाम की जगह जो है न्यू पेंटाइल भी ले सकते थे, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन टेक्स्ट में मेरे को दिखा था ये, इसका जब आप IUPAC ये तो आपका नाम दिया हुआ है और इससे बोल रहे हैं कि स्ट्रक्चर बनाओ, अगर ऐसा कुछ बोलते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। तो मान लीजिए नाम देके पूछे कि इनमें से कौन सा सही इसका स्ट्रक्चर है, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है, ध्यान रखना कैसे बनेगा, आप अपना दिमाग लगा लो भाई। IUPAC अब मैं यहाँ बैठ के नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, और मान लो ये स्ट्रक्चर दिया है, आपसे नाम पूछ दे तो नाम कुछ ऐसा आएगा, तो आपको ध्यान रखना है। अब कंडेंस फॉर्म को कैसे खोलना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपको सीख लेना है। आगे चलते हैं, बहुत बेसिक चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि उतना तो करके आपको आना होगा। फिर ये जो क्वेश्चन है इंडेक्स वाला, इसको ट्राई कर लेना। पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा नेम इनकरेक्ट है, तो मान लो कभी क्वेश्चन आ जाए कि 4 IUPAC लिख देंगे और बोलेंगे इनमें से कौन सा नेम इनकरेक्ट है, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको उनके स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे और देखना होगा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी करेंगे वो, या तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने में गड़बड़ी की होगी, या फिर लोएस्ट लोकेंट रूल, या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर अरेंज करने में कुछ ना कुछ कहीं पे वो गलती करेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे फिर तो ये हम लोग कर चुके थे रिएक्शन वाला पार्ट, हमने छोड़ा था फिजिकल प्रॉपर्टी, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला पॉइंट कि एल्केन्स कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, ठीक है, इसलिए वो सॉल्युबल कम होते हैं, जो कि मैंने भी बात किया था। अब नॉन पोलर क्यों होते हैं, पहला मान लो AR आ गया, AR में पहला स्टेटमेंट है कि एल्केन्स आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। रीजन है कि CC एंड CH बॉन्ड्स आर कोवेलेंट इन नेचर एंड देयर इज वेरी लिटिल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये आपका रीजन है। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा AR असर्शन का, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका एग्जैक्टली यहाँ से उठ के आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो एल्केन्स हैं उसमें आपके वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस आपको देखने को मिलते हैं। अब इससे AR कैसे बनाएंगे, AR बनाएंगे कि ये पहला स्टेटमेंट लिखेंगे असर्शन की जगह कि C1 to C4 आर गैसेस, ठीक है। रीजन दे देंगे क्यों, क्योंकि जो एल्केन्स है वो वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस उनमें होता है, तो ये करेक्ट रीजन हुआ एसोसिएशन का, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ से कहाँ तक गैसेस है, कहाँ से कहाँ तक लिक्विड है। तो C1 से C4 तक गैस है, उसके बाद C5 से C7 लिक्विड आते हैं, और उसके बाद 18 के बाद वाले आपके क्या है गैसेस है। तो आपको सीधे रखना है कि C4 तक गैस है और C18 के बाद सारे सॉलिड्स है, तो उसके बीच वाले आपके लिक्विड्स हो गए। इतना आपको ध्यान रखना है, ये यूज हो सकता है। या डायरेक्टली आपको बोल देंगे कि बताओ मीथेन प्रोपेन ऐसे करके ऑप्शन दे देंगे, मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, और बोलेंगे इनमें से कौन सा लिक्विड है। तो आपको पता है कि 4 तक तो गैस होता है, तो पेंटेन जो होगा वो आपका लिक्विड होगा। इस तरीके से आपके क्वेश्चन बना के दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। आपको पता है कि एल्केन जो है वो नॉन पोलर होता है, तो हाइड्रोफोबिक होगा। और आपको मैंने ये भी बताया कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अब मैं जो मेन बात कर रहा था कि बॉइलिंग पॉइंट वाला, कि क्यों बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है मॉलिक्यूलर मास के साथ। अब AR क्वेश्चन यहाँ से इंटरेस्टिंग बन सकता है। क्या बोलेंगे वो कि पहला एसर्शन होगा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ मास, एकदम सही। रीजन दे देंगे वो कि इंटरमॉलिक्यूलर वैन डेर वाल्स फोर्सेस इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट, एकदम सही। तो रीजन भी सही, एसर्शन भी सही, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा एसर्शन का। ये ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पे बन के आ सकता है आपका। और होता क्या है कि वैन डेर वाल्स जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है तो वैसे वैसे आपका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, और उसके मॉलिक्यूलर वेट तो बढ़ता ही है, साथ साथ सर्फेस एरिया बढ़ता है। सर्फेस एरिया बढ़ने के कारण जो इंटरमॉलिक्यूलर वैन डेर वाल्स फोर्सेस वो बढ़ जाते हैं, इसी कारण आपका बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। ब्रांचिंग के कारण क्यों कम हो जाता है ये भी देखना है, इससे भी AR बन सकता है। तो ब्रांचिंग के कारण क्या होता है कि वो अलग अलग शेप ले लेते हैं, मतलब शेप कैसा, स्फीयर का शेप ले लेते हैं, जिसके कारण जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो कम हो जाता है, और एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होने के कारण जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, वैन डेर वाल्स फोर्सेस वो कम हो जाती हैं, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट आपका कम हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। AR के क्वेश्चन यहाँ से बन के आ सकते हैं, एक्जैक्टली मैंने आपको हाईलाइट करके दे दिए, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम लोग सीधे सीधे कंफर्मेशन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, देखो। सबसे पहले आपको समझना है कि जो एल्केन है उसमें आपका सिग्मा बॉन्ड आपको देखने को मिलता है, हर जगह सिग्मा बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। और सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल होता है, और इसी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण आप उसको फ्रीली परमिट कर सकते हो CC सिंगल बॉन्ड के अराउंड, जो कि एल्कीन्स में पॉसिबल नहीं है, एल्काइन्स में पॉसिबल नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है कि फ्री रोटेशन सिर्फ CC सिंगल बॉन्ड के अराउंड पॉसिबल है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, और ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको कंफर्मेशन वाला पॉइंट देखना है। तो एल्कीन्स एल्काइन्स कंफर्मेशन नहीं दिखा पाते हैं क्योंकि उसमें जो डबल बॉन्ड होता है और इसलिए रोटेट नहीं कर पाते हम लोग। अच्छा, अब क्योंकि हम लोग इसमें रोटेट कर पाते हैं, तो हम लोग अगर हल्का सा भी रोटेट करेंगे तो अलग स्पेशल अरेंजमेंट हो जाएगा, फिर हल्का सा रोटेट करेंगे तो अलग स्पेशल अरेंजमेंट हो जाएगा, तो अलग अलग टाइप के स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं। और इसीलिए अगर मैं आपसे डायरेक्टली पूछूंगी कितने कन्फर्मर्स बन सकते हैं, तो आपको आंसर देना है इनफाइनाइट, क्योंकि हल्का सा भी अगर चेंज करेंगे, एकदम माइन्यूट चेंज, तब भी अलग एक आइसोमर आपका बन जाएगा।
तो इनको क्या बोलते हैं, कन्फर्मर्स बोलते हैं या फिर रोटामर्स बोलते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर के बन सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। एक और चीज़ याद रखना है कि अगर आपको ये लिखा हुआ है कि रोटेशन अराउंड सीसी सिंगल बॉन्ड इज नॉट कंप्लीटली फ्री, तो ये गलत स्टेटमेंट नहीं है, ये ध्यान रखना है। कोई भी चीज़ कंप्लीटली कैसे फ्री हो सकती है, एकदम फ्रिक्शनलेस तो चीज़ नहीं हो सकती। अब मान लो आप जमीन में चल रहे हो तो फ्रिक्शन लगता है, वैसे यहाँ पे भी कोई फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन होगा, जो बॉन्ड्स है आपस में उनका रिपल्शन होगा, उसी कारण यहाँ पे कंप्लीटली फ्री नहीं है। यहाँ पे एक एनर्जी बैरियर होता है, कितने का होता है, तो 1 से 20 किलो जूल पर मोल का होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्यों हो रहा है ये बैरियर, क्योंकि यहाँ पे वीक रिपल्शन वाले फोर्सेस लग रहे हैं, जिसको टॉर्शनल स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं हम लोग जो मेन सिलेबस में है कि कंफर्मेशन ऑफ इथेन हम लोग को पढ़ना है। अब कंफर्मेशन मैंने बताया था कैसे करना होता है, आपको एक कार्बन को स्टेशनरी रखना होता है और दूसरे कार्बन को घुमाना होता है। ठीक है, कार्बन घुमा रहे हैं, हाइड्रोजन नहीं घुमा रहे हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि अगर दो बॉन्ड हाइड्रोजन के बॉन्ड को घुमाएंगे तो बॉन्ड एंगल कम होगा, लेकिन हम लोग कार्बन घुमा रहे हैं तो उसमें जो अटैच हाइड्रोजन है वो अपने आप घूम रहा है, लेकिन आपस में हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल है वो चेंज नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि कंफर्मेशन के दौरान बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ जो है वो सेम रहता है। क्वेश्चन आया हुआ है आपकी पीवाईक्यू में, एकदम ध्यान से इसको याद रखना। ठीक है, कितने कंफर्मर्स बन सकते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंफर्मर्स बन सकते हैं इथेन के, वो यहाँ पे दिया हुआ है। 2 एक्सट्रीम केस हम लोग पढ़ते हैं, एक हो गया एक्लिप्स, एक हो गया स्टैगर्ड। ठीक है, इनके बीच का कोई भी अगर जो पार्ट है बचा हुआ है उसको हम लोग स्क्यू बोलते हैं। ये 3 चीज़ रखना है। 2 एक्सट्रीम केस है, एक्लिप्स और स्टैगर्ड। इसके अलावा कुछ भी है तो उसको स्क्यू बोलते हैं, स्क्यू कन्फर्मर। ठीक है, एक्लिप्स में क्या याद रखना है, देखो एक्लिप्स कब होता है, जब आपको पता है एक्लिप्स मतलब ग्रहण, चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, तो उसमें क्या होता है कि जो अपने दोनों स्ट्रक्चर्स हैं, मून और सन हो गया या फिर मून अर्थ हो गया, वो आपस में पास आते हैं, एक दूसरे के और पीछे आ जाते हैं। ठीक है ना, तो वो उसी को एक्लिप्स बोलते हैं हम लोग। तो एक्लिप्स में यही होता है कि एकदम पास आ जाएंगी चीज़, एकदम एक के पीछे एक आ जाएगा, उसको एक्लिप्स कंडीशन बोलते हैं। तो एक्लिप्स याद रखना, इस तरीके से याद रख सकते हो कि एक्लिप्स में हाइड्रोजन एकदम पास होता है, क्लोज टुगेदर, लेकिन स्टैगर्ड में फार अपार्ट होता है। ठीक है, जितना मैक्सिमम दूर हो सकता है उतना दूर होता है स्टैगर्ड कंडीशन में। अच्छा, स्क्यू तो मैंने बता दिया कि इसके अलावा कोई भी अगर इंटरमीडिएट है तो उसको स्क्यू बोलेंगे। अब ये जो मैंने एक्लिप्स और स्टैगर्ड बोला, इसको हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं। ड्राइंग करने का अलग अलग है, जैसे अब कोई अच्छा आर्टिस्ट बनाएगा तो वो कुछ अच्छा बनाएगा, और मैं बनाऊंगा तो बहुत बेकार बनाऊंगा। तो उसी तरीके से एक है सॉहर्स प्रोजेक्शन और एक है आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो दोनों के लिए क्या क्या फीचर्स है आपको याद रखना है, स्टेटमेंट में आ सकते हैं कि विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सॉहर्स प्रोजेक्शन, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो आपको याद होना चाहिए। तो सॉहर्स प्रोजेक्शन में पहले आपको याद होना चाहिए कि कहाँ से हम लोग देखते हैं। तो आपको याद रखना है कि इसको हम लोग मॉलिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग देखते हैं, इसलिए हम लोग को ये एक्सिस पूरा दिखता है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि हॉर्स है, तो हॉर्स में आप कहाँ बैठते हो, पीठ पे बैठते हो, तो आपको पीठ दिखना चाहिए। सेम उसी तरीके से उसका बैक आपको दिख रहा है, इसलिए सॉहर्स प्रोजेक्शन। ठीक है, आप कहाँ से देखते हो, मॉलिकुलर एक्सिस के तरीके से देखते हो। दूसरा पॉइंट, इसमें हम लोग कैसे बनाते हैं, तो इसमें हम लोग जो सेंट्रल सीसी बॉन्ड है उसको एक बड़ी स्ट्रेट लाइन से बनाते हैं, लॉन्गर स्ट्रेट लाइन, ये आपको याद रखना है। जो फ्रंट कार्बन है वो आपके पास होता है, मतलब लोअर एंड में होता है, तो फ्रंट कार्बन लोअर एंड में होगा और रियर कार्बन अपर एंड में होगा। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, ये स्टेटमेंट्स में आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, और इनके बीच जो हाइड्रोजन के बीच का एंगल है वो 120 डिग्री का होता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। 3 एंगल आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री। 120 डिग्री जो है वो बॉन्ड एंगल है हाइड्रोजन के बीच, जो कि चेंज नहीं होता है। तो अगर बॉन्ड एंगल आपसे कभी भी पूछे तो आपको 120 डिग्री आंसर देना है। इसके अलावा आपको एक और एंगल पूछता है जो कि डायहेड्रल एंगल, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अब आते हैं हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन के ऊपर। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन को कहाँ से देखते हैं, उसको तो हम लोग मॉलिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग देख रहे थे, इसको देखते हैं हम लोग सीसी बॉन्ड हेड ऑन, मतलब कि एकदम जो बॉन्ड है, जैसे 2 एटम्स हैं तो उसको एकदम आगे से देखेंगे, एकदम जो भी पॉइंट है उसके आगे से देखेंगे। इसको याद कैसे रख सकते हो, न्यूमैन, किसी आदमी से बात करो, किसी आदमी से बात करोगे तो कैसे एकदम हेड आंख से आंख मिला के बात करोगे, तो हेड ऑन तरीके से बात करोगे। तो वही यहाँ पे याद रखना है कि इसको हम लोग हेड ऑन पॉइंट से देखते हैं, जहाँ पे जो कार्बन पास होता है तो हमें छोटा दिखेगा। अरे ये तो उल्टा है ये तो फिर से उल्टा हो गया, जो कार्बन जो पास होगा तो बड़ा दिखता है चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत पास है, मान लो कोई चीज़ बहुत पास है तो एकदम छोटा हो जाता है। मान लो ये पेंसिल है, ये दूर से मेरे को दिख रहा है, लेकिन अगर मैं बहुत पास लगाऊंगा तो एकदम दिखना ही बन जाएगा। तो उस तरीके से देखना है। बाकी फिजिक्स में जाओगे तो फिर री ऑप्टिक्स अगर लगाऊंगा तब तो उल्टा हो गया, अगर पास लाता हूँ तो मैग्नीफिकेशन बढ़ जाता है, चीज़ बड़ा दिखता है। ठीक है, तो वो आपको नहीं देखना है। यहाँ पे केमिस्ट्री है, ठीक है, कहीं कहीं एक्सेप्शन आता है। तो कोई चीज़ को अगर मैं पास से देख रहा हूँ, मतलब जो चीज़ मैं पास से देख रहा हूँ उसको हम लोग पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि यहाँ पे लिखा है, और दूर वाले कार्बन को हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं बात करता था डायहेड्रल एंगल के बारे में। तो डायहेड्रल एंगल जो है ना, वो एक आगे वाले कार्बन में जो पहला हाइड्रोजन अटैच है और पीछे वाले कार्बन का जो हाइड्रोजन अटैच है उसके बीच का एंगल है। वहीं पे जो बॉन्ड एंगल है वो सेम कार्बन पे 2 हाइड्रोजन जो अटैच है उसके बीच का एंगल। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो डायहेड्रल एंगल जो है ना, अगर मैं स्टैगर्ड कंडीशन की बात करूँ तो स्टैगर्ड में दूर दूर रहता है, तो उसमें 60 डिग्री होता है, और एक्लिप्स कंडीशन में 0 डिग्री होता है। आपको एक्जैक्टली याद रखना है। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे अच्छे से समराइज कर दिया है कि एक्लिप्स में डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री का होता है क्योंकि बहुत पास होते हैं, और स्टैगर्ड में 60 डिग्री का होता है। ठीक है, अच्छा, अब एक्लिप्स क्योंकि जो बॉन्ड है एकदम पास है,
तो रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा तो मैक्सिमम टॉर्शनल स्ट्रेन देखने को मिलेगा। रिपल्शन अगर बहुत ज़्यादा है तो क्या वो स्टेबल होगा? नहीं, सबसे कम स्टेबल होगा तो लीस्ट स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी और एनर्जी का इन्वर्स रिलेशन है, अगर लीस्ट स्टेबल है तो एनर्जी मैक्सिमम होगा। स्टैगर्ड कंडीशन की बात करता हूँ तो स्टैगर्ड में क्या है, आपने देखा कि लीस्ट टॉर्शनल स्ट्रेन देखने को मिलेगा क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो दूर दूर है। क्योंकि लीस्ट टॉर्शनल स्ट्रेन है तो रिपल्शन सबसे कम है, तो मोस्ट स्टेबल कंडीशन है और इसलिए एनर्जी सबसे मिनिमम है यहाँ पे। ये आपको याद रखना है। जब आप पीवाईक्यू करने जाओगे ना तो उसमें आपको 2010 में 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि गॉस कन्फर्मेशन के ऊपर है, ठीक है। तो अब एनसीईआरटी का नहीं है, आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। तो गॉस कन्फर्मेशन आपको क्या देखना होता है, बेसिकली कुछ नहीं, आपको कुछ पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। उसमें आपको ऐसे हाइड्रोजन नहीं दिखता है, यहाँ पे कुछ और कंपाउंड देखने को मिलता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे मान लो आपका CH3 लिखा हुआ है, ठीक है। एक ऐसा होगा तो आपका पहला केस होगा जहाँ पे CH3 ऐसे लिखा होगा, एक ये ऑप्शन होगा, और दूसरा ऑप्शन होगा जहाँ पे CH3 यहाँ ना लिख के एक ये मान लो फिर से बना देता हूँ, चलो दूसरा ऑप्शन होगा जहाँ पे ऐसे CH3 यहाँ पे है H और दूसरा CH3 यहाँ पे H। तो पूछते हैं 2 ऑप्शन तो एक्लिप्स वाले होंगे तो उसको तो आप सीधे एलिमिनेट कर दोगे और सबसे कम स्टेबल होते हैं। स्टैगर्ड में आपका 2 केस हो सकता है, एक ये वाला जहाँ पे CH3 पास है और जहाँ पे दूर दूर है। तो ऑब्वियसली आपको पता है बड़े ग्रुप्स दूर होंगे तो ही ज़्यादा स्टेबल होंगे, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन इसका एक्सेप्शन कब आता है, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगे, मतलब कि यहाँ पे CH3 ना होकर अगर यहाँ पे OH होता तो OH और H के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता था। लेकिन अगर वो दूर होगा, मतलब OH यहाँ पे है और यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे H है, तो अब तब OH और H के बीच तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकता। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहा है तो उस केस में आपका जो पास वाला है ना वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, MCQ करके देखना, आपको समझ आ जाएगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आने के चांसेस बहुत कम है। आगे चलते हैं। अब जब दूर दूर होते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर होते हैं, इसलिए रिपल्शन कम होता है। ये तो आपको बेसिक चीज़ है, बस स्टेटमेंट देख लो ताकि कंफ्यूज ना हो। अब एक क्वेश्चन मेरे को लगता है कि कभी पूछ सकते हैं, वो ये है कि जो दोनों एक्सट्रीम कंडीशन आपने देखी, एक्लिप्स और स्टैगर्ड, उनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो 12.5 किलो जूल पर मोल का होता है। डायरेक्टली याद रखो। क्या बोल सकते हैं वो, ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं कि एक एक्लिप्स है जिसमें एनर्जी x है और एक स्टैगर्ड है जिसमें एनर्जी y है, तो x माइनस वाई बता दो हमें। अब बच्चे सोचेंगे कि क्या पूछ दिया, कैसे सॉल्व करें, कौन सा मैथ्स लगाएं इसमें। आपको इसमें रट के जाना था, 12.5 किलो जूल पर मोल इसका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन देख लेना, 12.5 10 के पास 3 भी दे सकते हैं वो, उस हिसाब से आप देख लेना अपना। अब देखो, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये जो एनर्जी डिफरेंस है बहुत कम है, 12.5 किलो जूल पर मोल, ज़्यादा वो नहीं होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे इसको अचीव किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि जो रोटेशन है अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इथेन में वो फ्री है, ऑलमोस्ट फ्री है, ठीक है। तो बेसिकली आपका ये एसोसिएशन हो सकता है, ये आपका रीजन हो जाएगा और अच्छा क्वेश्चन बन के आ जाएगा। बहुत लोग यहाँ गलती कर देंगे। तो एसोसिएशन क्या हो जाएगा कि जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है इथेन में उसको ऑलमोस्ट फ्रीली हम लोग रोटेट कर सकते हैं। रीजन हो जाएगा क्योंकि जो एनर्जी डिफरेंस है दोनों एक्सट्रीम फॉर्म्स में वो 12.5 किलो जूल पर मोल है। बहुत प्यारा क्वेश्चन, ठीक है, एकदम देख के जाना, ठीक है। और यहाँ पे आपका एल्केन खत्म होता है। तो ये ऑलमोस्ट बहुत डिटेल में मैंने कराया है, सारे एसोसिएशन मैंने बता दिए, इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मैंने अपना काम कर दिया, तुम अपना काम करो, ठीक है। इसको पढ़ो, बार बार रिवाइज करो और एग्जाम 4 क्या हो फिर कमेंट करना कि भैया यहाँ से क्वेश्चन आया है नहीं आया है, ठीक है। चलो बाय बाय।